हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी लोगों का। सभी लोग ठीक ठाक, सबकी तैयारी अच्छी तरह चल रही होगी बेटा। आज बहुत दिनों बाद लाइव क्लासेस के शेड्यूल के बीच में ही हम लोग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज को फिर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को चेक करने के लिए इन क्वेश्चंस का अभ्यास करें, जिससे आगे आने वाले जो भी एग्जाम आपके लगे हुए हैं उनमें आप अपने पेपर को बहुत अच्छे ढंग से बना सकें। ठीक है, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें साइंस फिजिक्स का पोर्शन भी पूछा जाता है, उनके लिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और बहुत ही जल्दी एक ऐसे कंबाइंड प्रैक्टिस सेट की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं जिसमें फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी, दैट मीन्स जनरल साइंस का पोर्शन होगा। तो आप लोग बहुत जल्द ऐसे वीडियो को पाएंगे और आप अपनी तैयारी को उससे भी बहुत अच्छा बना सकेंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग मिशन सक्सेस की सीरीज में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट्स को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करना चाहें वो इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हैं। और आई होप अगर आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लिया तो आपको काफी अच्छी एनालिसिस या सेल्फ इवैल्यूएशन भी होगा। और अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए तो अब बहुत शानदार आपका एग्जाम होने वाला है। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं भी उपयोगी कि एग्जाम में एग्जामिनर जब पेपर सेट को सेट करता है तो ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, तो हमारा जो काम है, मेरा जो काम है और आपका जो काम है वो क्या है, ऐसे मैटर को तैयार करना, अच्छी तरीके से उसको रेडी करना। और लाइव क्लासेस के साथ साथ आप लोग इन वीडियोस को भी देखते चलें। और जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं वो लोग एवरी डे शाम को 8 बजे लाइव सेशन अटेंड किया करें। उसमें 11th और 12th के फिजिक्स के कोर्स का रिवीजन किया जा रहा है। ठीक है ना, और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। कंपटीशन फिजिक्स बाय आशीष सर टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो लाइव क्लासेस भी ज्वाइन करो बच्चों, और उसके साथ ही अपनी तैयारी को चेक करने के लिए मॉडल पेपर भी आप लगाएं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपके लिए बीच बीच में लेकर आता रहूंगा। आप लोग इनकी तैयारी को करें और बहुत अच्छे ढंग से आप लोग इनको तैयार करें, जिससे आप अपने पेपर को बना सकें और एग्जाम में सिलेक्ट हो सकें। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की सीरीज को, जिसके क्वेश्चंस आपके ये सामने हैं। तो सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं। आंसर्स को अपने आप देने का पहले प्रयास करें। उसके बाद जो भी आंसर ना आए तो अपने आंसर को यहां से चेक करें। मैं हर एक क्वेश्चन के आंसर को आपको डिक्लेयर करूंगा, चाहे वो न्यूमेरिकल का हो या फिर लर्निंग पॉइंट का हो। ठीक है बेटा, तो सभी लोग पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ तैयारी पे लग जाएं। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है या फिर ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। अपने कमेंट को आप लोग जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसको लाइक भी करें। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन मिशन सक्सेस सीरीज का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से वह तरंग जिसे निर्वात में प्रेषित नहीं किया जा सकता, विच वेव कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। इसलिए आप लोग अपने क्वेश्चन को सेल्फ अपनी तरीके से पहले सॉल्व करें, फिर अगर आपको आंसर ना आए तो आप इसके सॉल्यूशन को देखें। ठीक है बेटा, तो निम्न में से वह तरंग जिसे निर्वात में प्रेषित नहीं किया जा सकता। सभी लोग जानते हो लाइट वेव, प्रकाश तरंग को चलने के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता होती है। लाइट वेव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ध्वनि वेव, साउंड, सभी लोग जानते हो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश में एक बात और है, प्रकाश निर्वात से भी होकर चलता है, लेकिन ये माध्यम से भी होकर चलता है। ठीक है, लेकिन जो साउंड वेव है ये मीडियम में ही चलेगी। और उसके बाद क्या है, ऊष्मा। ठीक है ना, ऊष्मा जो होगी, हीट, ये वैक्यूम से भी होकर आती है और मीडियम से भी होकर आती है। सभी लोग जानते हो सूर्य से आने वाली ऊष्मा हमारे वायुमंडल में आने से पहले निर्वात से होकर चलती है। इसका मतलब इसको चलने के लिए भी वैक्यूम की आवश्यकता है। वैक्यूम में ये चलती है। हीट, ध्यान रखना, मीडियम में भी चलती है, वैक्यूम में भी चलती है। लाइट भी वैक्यूम अर्थात निर्वात से भी चलती है और माध्यम से भी चलती है। बट साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। साउंड वेव वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं होती। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं बेटा, इस क्वेश्चन को भी लर्न कर लो। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एक क्वेश्चन के साथ जो भी क्वेश्चन रिलेट होते हुए आपको मिला करें, आप लोग उनको जरूर तैयार किया करो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ही फोकस रहोगे तो आप तैयारी को अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्रयास किया करो, क्वेश्चन के साथ साथ जो भी क्वेश्चंस आपको मैं बताता चलूं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करते रहें। ठीक है बेटा,
और लास्ट आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, ध्यान रखना, इसको वैक्यूम में प्रेषित किया जा सकता है। बेटा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और सभी लोग जानते हो प्रकाश निर्वात से होकर चलता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है इसको चलने के लिए, जिस वेव को चलने के लिए वैक्यूम में उस वेव को नहीं चलाया जा सकता? निम्न में से किस तरंग को वैक्यूम में नहीं चलाया जा सकता? तो आंसर है साउंड वेव। ध्वनि तरंगों को, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर का, तैयार कर लें। ध्वनि तरंगों को निर्वात में नहीं चलाया जा सकता। बाकी लाइट वेव निर्वात में भी चलता है, माध्यम में भी चलता है ना। हीट वेव यानी ऊष्मीय तरंग वैक्यूम में भी चलता है, मीडियम में भी चलता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये तो जानते ही हो, लाइट वेव इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी दोनों में चलता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर है साउंड वेव। साउंड वेव केवल और सिर्फ केवल माध्यम में ही चलेगा, ठोस, द्रव और गैस। और एक वन लाइनर याद कर लो, ठोस में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। अपनी अपनी कॉपी में वन लाइनर पॉइंट बनाकर आप इसको नोट कर लें। ध्वनि तरंग 3 पॉइंट बेटा साउंड के याद कर लो। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, साउंड वेव इज द लॉन्गिट्यूडनल, पहला की पॉइंट तैयार कर लो। दूसरा आप लोग की पॉइंट तैयार कर लो कि जो ध्वनि तरंग है ये माध्यम में ही चलेगी, मीडियम में ही प्रोपेगेट होगी, इसको आप तैयार कर लो। और तीसरा पॉइंट आप व्यू आप इसका ये है, आप तैयार कर लें कि जो साउंड वेव है अर्थात जो ध्वनि तरंगे हैं ये ठोसों में सबसे तेज चलती हैं। कभी ऑप्शन दिया हो स्टील तो बिल्कुल सही कर देना, स्टील में ध्वनि की चाल या लोहे में ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो पहले क्वेश्चन को आप लोग जरूर कर लें। आंसर है साउंड, और साउंड के तीनों वन लाइनर मैंने आपको बताए हैं जो बहुत अच्छे ढंग से आपको तैयार होंगे। आप लोग उनको अपनी कॉपी में नोट कर लें। कर लिया बेटा? इसी प्रकार आप तैयारी करो जैसे मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन पे केवल फोकस मत रह जाया करो, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप करते रहा करो। नोट कर लिया बेटा? सेकंड प्रॉब्लम को सारे बच्चे ध्यान दें। आकाश के नीला दिखाई देने का कारण है, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। सभी लोग जानते हो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? इसका प्रमुख कारण है बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के डिवीजन का, वो भी फिजिक्स का जो पोर्शन है उसमें ये क्वेश्चन कई पेपर्स में, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, एयरफोर्स का एग्जाम हो, ठीक है ना, नेवी का एग्जाम हो, कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, ध्यान रखना एनटीपीसी तक में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसएससी का जो बेसिक पेपर होता है, ध्यान रखना शुरुआत में उसमें भी जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन कई बार बने हैं। तो ये क्वेश्चन तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे तैयार कर लें। आकाश के नीला दिखाई देने का कारण क्या है? द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। पहला आंसर रेले का प्रकीर्णन, दूसरा न्यूटन का प्रकीर्णन, तीसरा हाइगेंस का सिद्धांत और चौथा रमन का सिद्धांत। सबसे पहले लॉर्ड रेले ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जब व्याख्या करी तो उसने ये पाया कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ? जवाब दो सभी लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ बेटा रेले स्कैटरिंग अर्थात रेले का प्रकीर्णन। कंप्लीट? चलिए बहुत अच्छी बात। रेले का प्रकीर्णन नोट कर लो बेटा, रेले स्कैटरिंग। लॉर्ड रेले ने प्रकाश के प्रकीर्णन का एक सिद्धांत दिया। इस आधार पर उसने ये बताया कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? रेले स्कैटरिंग। अगला क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगीतिक स्वर की गुणता। गुणता को हम लोग क्या कहते हैं? क्वालिटी। ध्वनि की गुणता यानी साउंड की क्वालिटी। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है? संगीतिक ध्वनि का मतलब होता है बेटा म्यूजिकल साउंड, जो सुनने में अच्छा प्रतीत हो, और जो सुनने में अच्छा प्रतीत ना हो वो कर्कश, वो हार्ड, कोई तुम्हें डांट दे, कोई तुम्हें फटकार दे, वो साउंड क्या म्यूजिकल होता है? नहीं, वो साउंड दिल पे लगने वाला होता है बच्चों। उसको आप लोग क्या बोलते हो? कर्कश ध्वनि। और कोई आपसे प्यार से बोल दे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे बच्चों कह के संबोधित करता हूं, तो ये म्यूजिकल साउंड की कैटेगरी में आता है। या कोई और आपको प्यार से बुला दे, ध्यान रखना, तो वो किस कैटेगरी में आता है? म्यूजिकल साउंड। म्यूजिकल साउंड माने जो सुनने में अच्छा प्रतीत हो, जो कानों को सुखद एहसास दे। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है संगीतिक स्वर की गुणता निर्भर करती है, क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स। बेटा क्वालिटी जो होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, साउंड की आवृत्ति क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। तो फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करेगी कि साउंड की क्वालिटी क्या है। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संगीतिक ध्वनि की गुणता निर्भर करती है। क्वेश्चन का सही आंसर है बेटा आवृत्ति पर, ऑन द फ्रीक्वेंसी। क्लियर हो गया?
तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिए होंगे, आप इनको नोट्स भी बना लें, तैयार कर लें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और ये बहुत ही उपयोगी हैं, जल्दी से नोट कर लें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 4 वेक्टर प्रॉब्लम है, ये सदिशों का क्वेश्चन है, कई बच्चों को आता भी होगा, जिनको आता हो वो लोग अपने आंसर को पहले निकाल लें और बाकी सभी लोग ट्राई करें। यदि a डॉट बी बराबर ए बी तो a व b के बीच का कोण होगा। a और b कोई दो वेक्टर हैं, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट ए बी के बराबर हो तो क्वेश्चन कह रहा है a और b के बीच के एंगल को बनाएं। ठीक है, क्या करोगे सब लोग क्वेश्चन को, a डॉट b बराबर बच्चों क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। a डॉट b बराबर क्या होता है बच्चों, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर लो। a डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर दी है, ए बी के, तो आप a डॉट बी की जगह ए बी रख दोगे तो ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी से भी कट गया तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू आया 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 वैल्यू कहां होती है, कॉस 0 की, देयरफॉर क्वेश्चन का आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दैट मींस दोनों वेक्टर ए और बी आपस में क्या है, पैरेलल। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया, तो कभी ये क्वेश्चन आए तो सब लोग कर ले जाओगे। डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसके फार्मूले को ओपन कर देना, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी से भी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर मुक्त रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई, द मैग्नेटिक कंपास सस्पेंडेड एट नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ बिकम, कैसी होती है, क्षैतिज। याद है ना सभी लोगों को, ये पोल कहलाता है नॉर्थ और ये वाला पोल साउथ, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर मुक्त रूप से लटकाई गई चुंबकीय सुई, मैग्नेटिक कंपास सस्पेंडेड एट नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, ये वाला पोल। अगर किसी मैग्नेटिक कंपास को नॉर्थ पोल पे लटकाया जाए या फिर साउथ पोल पे लटकाया जाए तो मैग्नेटिक कंपास हमेशा कैसी हो जाती है, पृथ्वी के तल के लंबवत, वर्टिकली ध्यान रखना, फ्रॉम द या एट द पोल्स ऑफ द अर्थ। यहां पर क्या होती है, ईस्ट और वेस्ट, या फिर ये कह दो अगर यहां पर निरक्ष रेखा बना दो या भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन, तो इक्वेटर लाइन पे जो मैग्नेटिक कंपास होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज। लेकिन अगर बात करी जाए पोल की तो पोल पर जो मैग्नेटिक कंपास होती है वो हमेशा क्या होती है, ऊर्ध्वाधर। क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो अगर किसी मैग्नेटिक कंपास को, ये लाइन सभी लोग लिख लो, जब किसी चुंबकीय सुई को उत्तरी या दक्षिणी ध्रुवों पर लाया जाता है, व्हेन एनी मैग्नेटिक कंपास केप्ट एट नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो यहां पर मैग्नेटिक कंपास क्या हो जाती है, पृथ्वी के तल के ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल हो जाती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक कंपास को कहां लाया जाए, निरक्ष पर या भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पे लेकर आया जाए तो मैग्नेटिक कंपास क्या हो जाती है, पृथ्वी के तल के समानांतर, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बेटा, नोट कर लो। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इनके नोट्स जरूर बनाएं और इनको तैयार भी करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों या आपको लग रहा हो कि इनसे मेरी तैयारी बेहतरीन होगी तो जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में सभी लोग जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए बच्चे इस समय देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नोट कर लें बेटा जल्दी से। सभी लोग रात में 8 बजे लाइव सेशन जरूर अटेंड किया करें। लाइव सेशन आप जब अटेंड करोगे तो आपके जो भी टॉपिक और कॉन्सेप्ट छूट गए हैं या आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उनको अच्छी तरह तैयार कर सकोगे। रोजाना शाम को 8 बजे से 9 बजे तक, और टेलीग्राम चैनल को भी सभी बच्चे जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ध्यान दें, दो विभिन्न द्रव्यमानों की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, तो अधिक संवेग वाली गेंद होगी, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम काइनेटिक एनर्जीज देन द बॉल ऑफ ग्रेटर मोमेंटम विल बी। भारी गेंद का संवेग अधिक होगा, हल्की गेंद का संवेग अधिक होगा, दोनों का मोमेंटम बराबर होगा, या फिर नन ऑफ दीज। याद आया फार्मूला सभी को, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था। काइनेटिक एनर्जी सेम है और मोमेंटम पूछा है। मोमेंटम का फार्मूला जानते हो बेटा, P इज इक्वल टू √2mk। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध का सूत्र होता है P बराबर √2mk। अब उसने क्या कह दिया है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो K इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर K कांस्टेंट हो गया देन P प्रोपोर्शनल √m। तो जिस बॉल का मास ज्यादा होगा
मेरी बात को सभी लोग समझ रहे हो? जिस बॉल का मास ज्यादा होगा उसका लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा, और द्रव्यमान किसका ज्यादा है? भारी गेंद का। इसलिए भारी गेंद का द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण इसका लीनियर मोमेंटम अर्थात रेखीय संवेग भी अधिक होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस बॉल का मोमेंटम अधिक होगा? आंसर है भारी बॉल का मोमेंटम क्या होगा, या जो हैवी बॉल है उसका मोमेंटम क्या होगा? ज्यादा। क्लियर हो गया? तो ये फार्मूला बेटा सभी लोग तैयार कर लो, P बराबर √2m के, और दूसरा होता है K बराबर P²/2m। ठीक है ना? टॉपिक का नाम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वहां का सवाल है ये। एक कुंडली में 60 मिली एम्पियर की धारा भेजी जाती है जिससे इसमें संचित ऊर्जा 25 मिली जूल है, तो प्रेरकत्व तो बताएं। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। An electric current of 60 milliampere flows in a coil, then energy stored is 25 millijoule, so inductance of coil will be। कैसे करोगे क्वेश्चन को? बताइए। ये आपको क्या दिया है? इलेक्ट्रिक करंट, तो I इज इक्वल टू हो गया 60 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को आप कन्वर्ट कर लेना बेटा। एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? U 25 मिली जूल, इसको भी आप कन्वर्ट कर लेना 10⁻³ का मल्टीप्लाई करके, और आपसे L का मान पूछा है स्वाप्रेरकत्व, और सभी लोग फार्मूला जानते हो U बराबर ½ Li²। अब आगे का काम आपका है, वैल्यू को रख करके आप यहां से L की वैल्यू को निकाल लें। कर लोगे सभी लोग? U बराबर ½ Li², तो L बराबर 2U/I²। L बराबर होगा बच्चों 2U/I²। वैल्यू रख दो, U की वैल्यू, I की वैल्यू, सॉल्व कर लो जल्दी से, और देखो इसको आंसर इसका क्या आएगा? U इज इक्वल टू 2U, U इज इक्वल टू ½ Li², और यहां से हमको क्या निकालना था? L की वैल्यू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 13.89 मिली हेनरी, यानी 10⁻³ हेनरी। ठीक है, तो हर एक टॉपिक का मिक्स प्रैक्टिस सेट है पूरी फिजिक्स का। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको मैंने कंसीडर किया है। अब आप उन क्वेश्चंस को बस तैयार करो और इसको लगाते रहो, और नोट जरूर बेटा बनाओ। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट कर लो सभी लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8। गतिशील वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसर्स। सभी लोग जानते हो कोई भी चार्ज अगर गति करेगा तो वो क्या उत्पन्न करेगा? देखो आंसर उसने क्या क्या दिए हैं? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड नन ऑफ दीज। ठीक है ना? ये आप लोगों ने क्वेश्चन कई बार पढ़ा भी हुआ है, मैंने भी इस क्वेश्चन के आंसर को कई बार आपको बताया है, तो आप लोग इसके आंसर को समझ गए होंगे कि अगर कोई चार्ज मोशन स्टेट में हो, एग्जाम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, कई बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है बेटा, विराम में, तो वो केवल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई आवेश विरामावस्था में है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र को बनाता है, लेकिन यदि आवेश चलने लगे, यदि आवेश चलने लगे, चार्ज मोशन में आ जाए, तो वो बनाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड। ठीक है, तो गतिशील आवेश जो होता है, जिसको मूविंग चार्ज हम लोग कहते हैं, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रकार के क्षेत्रों का निर्माण करेगा। लेकिन जो रेस्ट में चार्ज होगा, जिसको कहते हो विराम में आवेश, अच्छा वो आवेश कोई भी हो सकता है, कोई भी चार्ज हो, एग्जाम में वो आपको कुछ भी बना के दे दे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एनीवन, कोई भी चार्ज हो जो मोशन में हो, जिसे कहते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा, गतिशील प्रोटॉन उत्पन्न करेगा। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो, अगर चार्ज में मोशन है, आवेश चल रहा है, तो वो वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों को बनाता है। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन को ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 9। 10 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर दोगुनी लंबाई का कर दिया जाता है। एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। कितने ओम है बेटा? 10 ओम। एक कोई तार है, उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, 10 ओम का एक तार है, लंबाई है उसकी L, L इज द लेंथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसको खींचकर उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाता है, उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाता है। अगर इसकी लंबाई को दोगुना करोगे बेटा, अगर इसकी लंबाई को दुगुना करोगे 2L, तो इसका रेजिस्टेंस भी बदलेगा, क्योंकि सभी लोग जानते हो प्रतिरोध का सूत्र होता है R इज इक्वल टू ρL/A।
इसका मीन्स क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। तो अगर आप किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दें, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ एनी वायर, तो ऑब्वियसली आप इस बात को जानते हो कि लंबाई को बदलने पर रेजिस्टेंस भी बदलेगा। तो वही क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। पहला आंसर है 20 ओम, दूसरा 40 ओम, तीसरा 100 ओम, चौथा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बिल्कुल समझदार हो, इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। इसका बेसिक फार्मूला होता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो लोग लर्न कर लें, R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। ठीक है बेटा, यहां पर R होता है प्रारंभिक प्रतिरोध, इनिशियल रेजिस्टेंस, R डैश होता है नया प्रतिरोध। तो नए प्रतिरोध का फार्मूला होता है R डैश बराबर N स्क्वायर R, और N की जगह यहां क्या रखा गया है, दोगुनी, दैट मीन्स 2। तो R डैश इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू R, दैट मीन्स R डैश इज इक्वल टू 4R। और R की वैल्यू बेटा हमको क्या दी है, R की वैल्यू दी है 10 ओम। तो आप यहां पर R की जगह क्या रखोगे, 10, दैट मीन्स R डैश इज इक्वल टू 4 इंटू 10। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का सही आंसर आ गया 40 ओम, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। तो सभी को क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया। आप लोग ये फार्मूला याद कर लो, प्रारंभिक प्रतिरोध और नए प्रतिरोध में संबंध, रिलेशन बिटवीन न्यू रेजिस्टेंस R डैश एंड इनिशियल रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। N की वैल्यू आपने क्या रखी है, 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू 10, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या गया बेटा, 40 ओम, दैट मीन्स 40 ओम। नोट कर लें आप लोग इसको जल्दी से, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर R। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10, प्रक्षेप गति में नियत रहता है, विच इज कांस्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। याद है आप सभी लोगों को, जब किसी भी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर आप थ्रो करते हो तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ बनाता है। किसी वस्तु को अगर आप थीटा कोण पर फेंको तो वो प्रक्षेप मार्ग बनाता है। और ये जो प्रोजेक्टाइल का जो मार्ग होता है ये OX और OY के बीच बनता है, जिसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है UX और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है UY। वेग का क्षैतिज घटक UX होता है और ऊर्ध्वाधर घटक UY। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी प्रोजेक्टाइल थ्रो करोगे तो हर जगह प्रोजेक्टाइल के प्रत्येक बिंदु पर एट द ईच पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज। वेग का क्षैतिज घटक नहीं बदलता, बट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी चेंज। वेग का ऊर्ध्वाधर घटक बदलता रहता है। तो जिस समय ऑब्जेक्ट यहां पर होगी देन दिस इज द UX एंड UY। जिस समय कोई वस्तु यहां पर होगी तो ये UX या VX और ये UY या VY, और जिस समय ऑब्जेक्ट यहां पर होगी तो दैट इज द VX। तो पूरी यात्रा में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थात क्षैतिज घटक UX बराबर U cos थीटा नहीं बदलता। वेग के क्षैतिज घटक में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन ऊर्ध्व घटक बदल जाता है। तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि क्या कांस्टेंट होता है, आंसर वेग का क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज विल बी कांस्टेंट। क्लियर हो गया सभी को, है ना। आप लोगों को याद होगा कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है किसने दिया था, गैलीलियो ने। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है ये पैराबोलिक होता है, ये सबसे पहले बेटा किसने प्रूव किया था, गैलीलियो ने। क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम का प्रोजेक्टाइल, इसको सब लोग जरूर तैयार करें। और अभी तो मैं लाइव क्लास में इसको पढ़ाऊंगा भी, तो जिसका ना पढ़ा हो या छोटा हुआ हो तो वो लोग लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, किसी इलेक्ट्रॉन को 10,000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगी। एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट विद 10,000 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ विल बी। क्या दिया है बेटा, ये वोल्टेज। ठीक है, कैपिटल V बराबर आपको दिया है 10,000 वोल्ट, और आपको क्या निकालना है बोलो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको निकालना है लैम्डा। और सभी लोग जानते हो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का फार्मूला लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या सूत्र होता है, लैम्डा बराबर 12.27 बटे √V एंगस्ट्रॉम। आप यहां पर V की वैल्यू को रख दोगे 10,000 और कैलकुलेशन को आप
कर लेना, एंगस्ट्रॉम में ही आपका आंसर आएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फार्मूला आपके पास ये लिखा हुआ है, आप लोग इस फार्मूले से आंसर को चेक कर लें। v की वैल्यू को क्या रख दोगे 10,000 और पूरी कैलकुलेशन जब करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम में है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है और यहाँ v की वैल्यू आप रखोगे 10,000। ठीक है ना, इसको रूट से बाहर कर लेना, पावर को सॉल्व कर लेना बेटा, तो रिजल्ट आएगा 12.27 गुणे 10⁻12 मीटर। ठीक है, नोट कर लें जल्दी से इसको। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली जो वेव है या जो पार्टिकल है मूविंग पार्टिकल, उसका कैरेक्टर दोनों प्रकार का होता है, जैसे कि एक पार्टिकल बिहेवियर और एक वेव बिहेवियर, कण स्वरूप और तरंग स्वरूप, दोनों प्रकार से उसका व्यवहार होता है। और फार्मूला क्या होता है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू या लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। लिख लें बेटा जल्दी से। फार्मूले को आप लोग जरूर लर्न कर रहे हैं, जितने ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको सूत्र तैयार होंगे आप एग्जाम में उतनी सहूलियत के साथ पेपर को बना सकोगे। ठीक है बेटा, इसलिए फार्मूले को जरूर तैयार करो और सभी लोग कमेंट सेक्शन करके बताओ कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, कि किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आप जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक का नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहां से क्वेश्चन लिया गया है, सरल आवर्त गति से, सेकंड पेंडुलम का क्वेश्चन है। एक सेकंड लोलक को एक ऐसे ग्रह पर ले जाते हो जिसका मास और रेडियस दोनों अर्थ की तुलना में डबल है। इस सेकंड पेंडुलम कैरिंग एट अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर डबल्ड देन द अर्थ। तो उस ग्रह पर लोलक का दोलन काल क्या होगा, देन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम एट दैट प्लैनेट विल बी। सभी लोग क्वेश्चन को बड़े आराम से और ध्यान से समझ लो। एक सेकंड पेंडुलम है जिसको किसी प्लैनेट पर ले गए हो और उस प्लैनेट का जो मास है, उस प्लैनेट की जो रेडियस है, वो दोनों अर्थ के कंपैरिजन में डबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है उस प्लैनेट पर पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। कैसे बच्चों क्वेश्चन को आप लोग करोगे, सभी लोग जानते हो कि पृथ्वी तल पर यानी अर्थ पर सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। पृथ्वी तल पर सेकंड लोलक का जो दोलन काल है वो 2 सेकंड होता है। ठीक है, और जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट हम लोगों को दिया गया है प्रॉब्लम में, इसका मास है mp और इसकी रेडियस है rp, और ये जो अर्थ है इसका मास है me और रेडियस है re। ठीक है, re माने पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, ग्रह की त्रिज्या, ग्रह का द्रव्यमान, और प्लैनेट पर गुरुत्वीय त्वरण है gp और ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण है ge। ये बात सबको समझ में आई। अब हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है बेटा, gp अपॉन ge इज इक्वल टू mp बटे me इंटू आर स्क्वायर अपॉन rp स्क्वायर। यह फार्मूला होता है ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण और पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द प्लैनेट एंड एट द अर्थ। अब हम लोग को उसने क्या बोला है, मास ऑफ प्लैनेट इज डबल देन मास ऑफ अर्थ, तो 2me अपॉन me, और रेडियस ऑफ प्लैनेट इज आल्सो डबल देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो rp की जगह 2re और उसका होल स्क्वायर, तो 4re स्क्वायर। यहां पर ये वैल्यू आ गई 2/4, दैट मीन्स 1/2। ठीक है, और LHS में क्या चल रहा है, gp अपॉन ge, gp अपॉन ge। ये बात सबको समझ में आ गई। तो यहां से जो हम लोग रिजल्ट की अगर बात करो तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता था, T प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट जी, T प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट जी। तो प्लैनेट पे टाइम पीरियड TP, अर्थ पे TE अंडर रूट GE अपॉन GP। ठीक है, और GP अपॉन GE क्या दिया है 1/2। देखो हमारे पास दिया GP अपॉन GE 1/2 और यहां क्या है GE अपॉन GP, तो ये 2 हो जाएगा।
√2। क्लियर? टीपी अपॉन टी की वैल्यू कितनी आ गई? √2। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टीपी बराबर आएगा √2 इंटू टीई। और अर्थ पर सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर आ गया बच्चों 2√2 सेकंड। सवाल सभी को समझ में आ गया? क्या आंसर आया? प्लैनेट पर सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना आया बोलो? टीपी बराबर 2√2 और यूनिट क्या होगी? सेकंड। सभी को समझ में आ गया? तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सभी बच्चों को आना चाहिए। फिर से आप लोग एक बार समझ लें, पृथ्वी तल पर जो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है, तो ये टीई हो गया। अर्थ का मास हो गया एमई, अर्थ की रेडियस आरई। प्लैनेट का मास एमपी, प्लैनेट की रेडियस आरपी। और ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, जीपी अपॉन जी बराबर एमपी अपॉन एमई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आरपी स्क्वायर। ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसको पढ़ रखा है। सवाल क्या कह रहा है? मास ऑफ प्लैनेट इज डबल द मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज डबल द रेडियस ऑफ अर्थ, तो 2re का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एमई से एमई, 2/4 1/2। ठीक है, और हम लोगों से क्या पूछा गया था? टाइम पीरियड एट द प्लैनेट। तो ये फार्मूला होता है आवर्तकाल और गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, T प्रोपोर्शनल 1/√g। इससे 2 इक्वेशन बना के डिवाइड कर दिया और GE अपॉन GP की वैल्यू हमारे पास में आई है, ये 1/2 दिया था GP अपॉन G, और हम लोगों को क्या रखना था? GE अपॉन GP, तो √2 और रख करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वेश्चन का आंसर आ गया 2√2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए, तो इस क्वेश्चन को जरूर सब लोग रिवीजन करें। और अगर कोई दूसरा डेटा दिया होगा तो तरीका नहीं बदलेगा, क्वेश्चन इसी प्रकार लगेगा। ठीक है बेटा, नोट कर लें जल्दी सभी लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। एनी प्रोसेस इन विच हीट विल नॉट बी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सभी लोगों को पता है कहां का ये क्वेश्चन है? थर्मोडायनामिक्स का। और याद करें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोई भी एक ऐसा प्रक्रम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग, निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का एक्सचेंज ना हो, ना तो ऊष्मा निकाय के अंदर आ सके और ना ही ऊष्मा निकाय से बाहर जा सके, तो ऐसे प्रक्रम को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक, अर्थात इसको आप लोग बोलते हो रुद्धोष्म या स्थिरोष्म प्रक्रम। ठीक है ना, सभी को लर्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सबसे अच्छा मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स गिव्स मोनोक्रोमेटिक लाइट? पहला आंसर है मोमबत्ती यानी कैंडल, दूसरा है बल्ब, तीसरा मरकरी लैंप और चौथा है लेजर। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? लेजर जो होगा वो मोनोक्रोमेटिक अर्थात एक वर्णीय प्रकाश को देगा। ठीक है ना, लेजर जो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये हम लोगों को मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। और अगला क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश में साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? पहला आंसर है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, दूसरा है अपवर्तन मींस रिफ्रैक्शन, तीसरा है व्यतिकरण मींस इंटरफेरेंस, और अगला है ध्रुवण जिसको कहते हो पोलराइजेशन। सोप बबल अपीयर्स कलर्ड, ठीक है ना, या सीम्स टू बी कलर्ड इन व्हाइट लाइट। तो क्वेश्चन का सही आंसर है बाय द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सभी को क्लियर हो गया? तो व्यतिकरण के कारण जो साबुन का बुलबुला होता है या जल के सतह पर फैली कोई तेल की फिल्म होती है वो हमेशा कैसी दिखाई देती है बच्चों? वो कलर्ड दिखाई देती है, रंगीन दिखाई देती है। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट प्रोबेबल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, मतलब एग्जाम में रखे जाने का, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लो। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इंटरफेरेंस अर्थात व्यतिकरण। ठीक है बेटा, तो ये सारे जो 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए, इसमें से वन लाइनर्स भी थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे। ऐसा ही पेपर को सेट किया जाता है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ भी सकते हैं या इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर लें, इनके नोट्स को बनाएं, और बीच बीच में मैं आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा जिससे आपके पूरी फिजिक्स के कंबाइंड ऑब्जेक्टिव आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो आप लोग ये काम जरूर करो। पहली बात तो लाइव क्लास अटेंड कर लिया करो, ठीक है ना, एवरी
देर रात में 8 बजे लाइव क्लास लगती है यूट्यूब पर, ठीक है। और जो नए बच्चे इस समय चैनल को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रयास ये करें कि अपनी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए आप रिवीजन पर फोकस करें। जो भी आपका सिलेबस पड़ा हो आप लोग उसको रिवाइज करें और ऐसे क्वेश्चंस तो मैं आपको तैयार कराता ही रहूंगा, ठीक है बेटा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के हम लोग जल्दी से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।